यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों यह प्रश्नोत्तरी केवल टीजीटी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि ये संस्कृत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं आज की क्लास कादम्बरी धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी भाग 2। मित्रों कल की क्लास में हमने 30 प्रश्न हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो मित्रों कादम्बरी के लेखक हैं महाकवि बाण भट्ट। आपको याद रखना है कि कादम्बरी के लेखक या रचयिता कौन है? बाण भट्ट। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कादम्बरी में किसकी कथा है? तो कादम्बरी में चंद्रापीड़ की कथा है। नायक कौन है कादम्बरी का? चंद्रापीड़। और नायिका कौन है? हमने बताया था कल की क्लास में कि नायिका कादम्बरी की कादम्बरी ही है। और कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या बताया था वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो अब क्वेश्चन नंबर 33, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? यानी कि वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन हुआ है? तो अछोद सरोवर। कौन सा सरोवर? अछोद सरोवर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो मित्रों आपको बता दें कि कादम्बरी में चंद्रमा के 3 जन्मों का वर्णन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य काव्य के कितने भेद हैं? मित्रों कादम्बरी क्या है? गद्य काव्य है। और गद्य काव्य के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले गद्य काव्य के कितने भेद हैं जो हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 2 भेद होते हैं, यानी कि गद्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? पहला कथा, दूसरा आख्यायिका। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आते ही आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए। यही गद्य काव्य नहीं और भी गद्य काव्य हैं, और भी कवियों ने गद्य काव्य लिखे हैं। तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट कथा, सेकंड आख्यायिका। तो अब प्रश्न उठता है, यदि कादम्बरी पूछ लिया जाए, जो कि हमने कल बताया था, कादम्बरी की विधा क्या है? तो कादम्बरी क्या है? कथा है, ना कि आख्यायिका है। कादम्बरी क्या है? कथा। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रापीड़ के घोड़े का क्या नाम है? तो मित्रों चंद्रापीड़ का जो घोड़ा था उसका नाम इंद्रायुध था। क्या था? इंद्रायुध। तो जब चंद्रापीड़ बड़ा हो गया तो तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिता हैं और माता विलासवती हैं। तो प्रसन्न होकर माता ने और पिता ने चंद्रापीड़ को इंद्रायुध घोड़ा दिया था। और क्या दिया था? पत्र लेखा दी थी, सेविका दी थी ना, जो चंद्रापीड़ के साथ साथ रहती थी। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या है? तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ है। क्या है? राजा तारापीड़। ठीक है, तारापीड़ जो राजा तारापीड़ थे उन्हीं का पुत्र है चंद्रापीड़, जो कि कादम्बरी का नायक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, महर्षि जावली के पुत्र का नाम क्या है? मित्रों ये वो प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहे हैं। तो जब शवर शुकनास तोते को पेड़ से नीचे फेंक देते हैं तो वहाँ पर घायल पड़ा होता है हारित तोता, तभी वहाँ पर महर्षि जावली का पुत्र हारित आ जाता है। तो महर्षि जावली के पुत्र का क्या नाम है? हारित। हारित है महर्षि जावली के पुत्र का नाम। तो मित्रों कादम्बरी की कथा 3 जन्मों की कथा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से
एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और यह 3 जन्मों की कथा है तो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी क्लिष्ट भी है, ठीक है ना। इसको एक बार में अगर पढ़ें तो शायद कथा समझ नहीं आएगी। तो मित्रों, हमने सोचा कि संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए क्यों ना कथाएं बनाई जाएं। तो भारती मैडम क्लासेस चैनल पर संस्कृत के सिलेबस की हर सर्ग की कथा मौजूद है। हमने सभी सिलेबस की कथाओं को सामान्य भाषा में सचित्र वर्णन के साथ बनाया है, जिससे कि आपको कथा जानने में कठिनाई ना हो। तो मित्रों, एक बार आप उन सभी कथाओं को आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देखें। वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तात का अर्थ क्या है? मित्रों, तात के कई अर्थ होते हैं। तात का अर्थ पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, पूजनीय भी होता है, यानी कि पिता को भी तात कहा जाता है, पुत्र को भी तात कहा जाता है, और पूजनीय को भी, जो भी पूजनीय होते हैं, सम्मान जिनको देना होता है, तो उनको तात कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापीड़ की पत्नी कौन थी? तो तारापीड़ की पत्नी है विलासवती। मित्रों, कादंबरी की संपूर्ण कथा नायक अर्थात चंद्रापीड़ पर टिकी हुई है। नायक इम्पोर्टेंट है और नायक के माता पिता, यानी कि जो हीरो होता है तो उसके मदर फादर भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो तारापीड़ पिता है और विलासवती माँ है। किसकी? चंद्रापीड़ की। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारापीड़ की राजधानी क्या है? तो तारापीड़ की राजधानी है उज्जैनी। क्या? उज्जैनी। उज्जैनी के ही राजा हैं तारापीड़, और पत्नी कौन है तारापीड़ की? विलासवती। उन्हीं का पुत्र है चंद्रापीड़। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तारापीड़ कहाँ का राजा है? तो मित्रों देखिए, यहाँ पर उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया गया है। एग्जाम में ऐसा ही होता है, कभी पूछ लिया जाता है तारापीड़ कहाँ के राजा हैं, कभी पूछ लिया जाता है उज्जैनी के राजा कौन थे। आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो तारापीड़ राजा कहाँ के हैं? उज्जैनी के। ये हमारा सही आंसर है, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, तरलिका किसकी सहचरी है? तो तरलिका महाश्वेता की सहचरी है, ठीक है। महाश्वेता जो कि कादंबरी की सखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संपत्ति का भय मत कब तक शांत नहीं होता? मित्रों, आपको पता है कि कादंबरी का एक भाग सुकनास उपदेश भी है और वहाँ पर लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। तारापीड़ का मंत्री कौन है? सुकनास। तो सुकनास उपदेश देता है चंद्रापीड़ को। जब चंद्रापीड़ राजा बनने जा रहा होता है, तब तारापीड़ का मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता है और उपदेश देते में बताता है कि लक्ष्मी का मद ऐसा होता है, कभी ना शांत होने वाला और अंतिम अवस्था तक रहने वाला। तो यहाँ पर वही लाइन आई है, धन संपत्ति का भयंकर मद कब तक शांत नहीं होता। तो कब तक नहीं शांत होता? अंतिम अवस्था तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकनासोपदेश की भी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे आपके लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रलेखा किसकी पुत्री है? तो मित्रों, हमने कहा ना आपके लिए कथा जानना बहुत ज़रूरी है, तो कथा अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर पत्रलेखा किसकी पुत्री है? कुलुताधिपति की पुत्री है पत्रलेखा, जो कि पूर्व जन्म में रोहिणी थी। किसकी पत्नी? चंद्रमा की। तो यहाँ पर आंसर टिक कर देते हैं, कुलुताधिपति, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, पत्रलेखा पूर्व जन्म में कौन थी? देखिए, हमने बताया और वो क्वेश्चन आ ही गया। तो रोहिणी। कौन थी पत्रलेखा पूर्व जन्म में? रोहिणी, यानी कि पहले रोहिणी थी और नेक्स्ट अगला जो जन्म हुआ उसका तो क्या बन गई? पत्रलेखा। वहाँ पर चंद्रमा की पत्नी है और यहाँ पर चंद्रापीड़ की सेविका, जो कि रानी विलासवती यानी कि चंद्रापीड़ की माता चंद्रापीड़ को तोहफे में देती है और पत्रलेखा हर समय चंद्रापीड़ के साथ रहती है। तो मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात पल्लव से लक्ष्मी क्या ग्रहण करती है? तो पारिजात पल्लव से लक्ष्मी राग
ग्रहण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पुंडरीक के पिता का नाम क्या है? तो पुंडरीक के पिता का नाम है श्वेतकेतु। क्या है? श्वेतकेतु, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडरीक। अच्छा मित्रों, पुंडरीक है कौन? पुंडरीक जिससे महाश्वेता प्रेम करती थी वही पुंडरीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, पुंडरीक के माता पिता का क्या नाम है? देखिए, अभी पिता का नाम पूछा, कहीं पर माता पिता दोनों का नाम पूछ लिया जाता है। तो पिता श्वेतकेतु और माता है लक्ष्मी, बस यही याद रखना है। उसके बाद प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ये है सही आंसर। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में प्राचीनतम गद्य का उदाहरण मिलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, प्रीतिकूट किस नदी के तट पर था? तो मित्रों, प्रीतिकूट हिरण्यवाह या शोणनाद नदी के तट पर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण की पत्नी किसकी बहन थी? इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि बाण की पत्नी किसकी बहन थी। तो बाण की पत्नी मयूर भट्ट की बहन थी। किसकी? मयूर भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बाण की प्रसिद्ध रचना का नाम? तो मित्रों, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत फेमस है बाण की ये गद्य रचना, ये कथा कादम्बरी। कादम्बरी बाण की सबसे प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण के पिता कितने भाई थे? मित्रों, बाण के जो पिता थे वह 11 भाई थे। कितने? 11 याद रखना है, 11 भाई थे वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, बाण के पूर्वजों का निवास कहाँ था? तो मित्रों, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाण के जो पूर्वज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? प्रीतिकूट नामक ग्राम के। ये आप याद कर लीजिएगा। मित्रों, हम प्रतिदिन शाम 6 बजे पोल यानी कि एक क्वेश्चन अपने चैनल पर डालते हैं कम्युनिटी टैब में, वह आप ज़रूर अटेंड करिए। मित्रों, यदि आप वह एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रतिदिन तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो मित्रों, आप कम्युनिटी टैब के सभी प्रश्नों को देखिए और उस पर आंसर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वह क्वेश्चन प्रतिदिन आपके पास शाम 6 बजे आ जाए। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बस वही रखिए हिसाब कि हर दिन अगर हम एक प्रश्न हल करते हैं तो 10 दिन में 10 प्रश्न और 100 दिन में 100 प्रश्न हल होते हैं। तो बस तैयारी लगातार होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। मित्रों, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 56, बाण के लिए बाणी बाणो भभूव किसने कहा है? मित्रों, यह कहा है गोवर्धनाचार्य ने। किसने? गोवर्धनाचार्य ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बाणभट्ट का वंश किससे प्रारंभ होता है? मित्रों, यदि आप संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, जहां पर हमने काफ़ी सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड की हैं। वह क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मित्रों, आप सभी क्लासेस को देखें, अच्छे से तैयारी करें, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उस प्रयास में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यदि आपने सोच लिया है एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक जॉब पानी है, तो कहीं भी कोई कमी मत छोड़िए। तन मन धन हर तरीके से बस जुट जाइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो जिसको अपना लक्ष्य याद रहता है उसे ना तो नींद आती है ना उसे भूख लगती है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं खाइए या सोइए नहीं, खाना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, किंतु अभी क्या करना ज़रूरी है? पढ़ना ज़रूरी है, लाइफ को बनाना ज़रूरी है। तो बस ये सोच लीजिए अब हमें कुछ कर दिखाना है, तो बस
हर दिन पढ़िए, अच्छा पढ़िए और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस आती हैं। तो मित्रों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। बाणभट्ट की रीति क्या है? तो बाणभट्ट की रीति है पांचाली रीति। कौन सी रीति है? पांचाली रीति। पांचाली रीति के अंतर्गत वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति आती है, यानी कि वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति को मिलाकर ही पांचाली रीति बनती है। तो ये समझ लीजिए कि पांचाली रीति में वैदर्भी के भी गुण हैं और गौड़ी के भी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बाण की बहन का नाम क्या है? तो मित्रों बाण की बहन थी मातली। कौन थी? मातली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। बाणभट्ट के अनुसार सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन को हरण करते हैं? मणि नुपुरों के सदृश। मित्रों हमारा आंसर है मणि नुपुरों सदृश, यानी कि मणि नुपुरों के समान मन को हरण करते हैं सज्जन पुरुषों के वचन। ये किसने कहा? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट का कहना है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो श्रेष्ठ वचनों से, अपने श्रेष्ठ यानी कि बहुत अच्छे वचनों से, अपनी वाणी से मणि नुपुर के समान मन को हरण कर लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और क्लास पसंद आई है, यूजफुल है तो एक लाइक अवश्य करें। तो मित्रों संस्कृत की सभी क्लासेस देखने के लिए, श्लोक गीत मंत्र कथा कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मित्रों संस्कृत पढ़ने के लिए, गीत मंत्र श्लोक कथा कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।